नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 7 मार्च 2025 का एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसको आज हम देख लेते हैं। 7 मार्च 2025 में देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हम देखने वाले हैं। पार्टिकुलरली ये भी महिलाओं से रिलेटेड है, क्योंकि वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 8 मार्च को, तो उसी की याद में ये आर्टिकल लिखे गए हैं। कुल मिलाकर के ये महिलाओं के अधिकारों को दिलाने की बात करते हैं, लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं कि हमारे देश में लैंगिक समानता बनी रहे। लैंगिक समानता का मतलब ये है कि जैसे कि घर में महिलाएं ज्यादा कामकाज कर रही, अनपेड केयर वर्क वो ज्यादा करती हैं, पुरुष लोग कम करते हैं। पुरुष लोग बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं, इसलिए हमारा जो लेबर का जो रेशो है उसमें आप देखेंगे पुरुष ज्यादा लोग काम में लगे हुए हैं और महिलाएं कम काम में लगी हुई हैं, क्योंकि वो घर में अनपेड डोमेस्टिक वर्क ज्यादा करती हैं। तो ये जो लैंगिक समानता है, इसको कैसे करके दूर किया जा सकता है, इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के पहले एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं जो बड़ी बड़ी कारपोरेट लेवल की पोस्ट होती हैं उनमें डायरेक्टर लेवल पर, चेयरमैन लेवल पर कितनी महिलाएं पहुंच पाई हैं, और कंपनी क्यों भरोसा नहीं करती है कि ये जो महिलाएं हैं ये शायद अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगी कंपनी को। उनको यही लगता है कि महिलाएं शायद घर के कामकाज ही ज्यादा अच्छे से करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के माइंड में बनी हुई हैं, और बड़े बड़े लेवल तक महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं कंपनी में। तो कारपोरेट लेवल पर बड़ी बड़ी पोस्टों में महिलाएं कैसे करके अपने आप को आगे लेकर के जा सकती हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है, पहले वाला। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बीजिंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, 1995 का। बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और महिलाओं में पार्टिकुलरली जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर ये कहना चाहिए मंच तैयार किया गया था। इसमें जो जो मुद्दे उठाए गए थे उसके ऊपर भारत कितना आगे बढ़ पाया है, कौन कौन सी स्कीम्स हम चलाए हैं जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। तो ये दोनों आर्टिकल देखेंगे, इसके अलावा हम न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि पार्टिकुलरली बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफार्म लोगों को प्रोवाइड किया गया था 1995 में, जिसमें 189 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किए थे। इन देशों के 17,000 डेलीगेट यहाँ पर आए थे चर्चा करने के लिए। इस दौरान सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा था वो था महिलाओं को इक्वालिटी प्रोवाइड करने का। बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफार्म फॉर एक्शन महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट है। भारत में जेंडर इक्वालिटी को लेकर हुई प्रगति सरकार की पॉलिसी एफर्ट्स, ग्रासरूट्स मूवमेंट और महिलाओं और लड़कियों के संघर्ष का परिणाम है, इसलिए महिलाएं इतनी आगे बढ़ पाई हैं, आप ये चीज़ मान सकते हैं। 1995 में आयोजित बीजिंग सम्मेलन की बात करें, बीजिंग कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इसमें 189 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। 17,000 डेलीगेट्स आए थे अलग अलग कंट्रीज़ के। ठीक है, ये सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया था ताकि महिलाओं को समानता प्रोवाइड करी जा सके। इसके लिए 12 एरियाज चुने गए थे, एरिया ऑफ कंसर्न्स। भारत सरकार और 200 से अधिक भारतीय महिलाएं इस बैठक में शामिल हुई थीं। इन 12 क्षेत्रों में पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन्स इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें शामिल थे। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत किस प्रकार से, क्या इसकी रास्ता में चल पाया है बीजिंग डिक्लेरेशन के रास्ते में कि नहीं चल पाया। हेल्थ वाले सेक्टर में महिलाओं को हम क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करे हैं अभी तक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना हम सुधार कर पाए,
सरकार ने कई सारी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके चलते चलते क्या हो रहा है, ज़्यादातर डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, संस्थागत प्रसव जिसको बोला जाता है। तो इसका जो रेट है वो 95% तक पहुंच गया है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आएगा यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो। 2014 में ये मोर्टिलिटी रेट 130 था प्रति 1 लाख जन्म हो रहा है, तो जो कि घट करके 2020 में 97 हो गया है। इसके अलावा 56.5 मैरिड वुमेन मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रही हैं, आधुनिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी अच्छी बनी रह रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार लेकर के आई थी। इसके तहत लाखों महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करी जा रही हैं ताकि जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करके रख सकें। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे चाइल्ड सेक्स रेशो में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लड़कियों का एडमिशन काफ़ी बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये फोकस करती है कि लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। इसके बाद यूनिसेफ की मदद से स्कूलों में बेहतर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिससे मेंस्ट्रुएशन के चलते चलते लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आ रही। मासिक धर्म के दौरान भी लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी किया गया है। महिलाओं का किस प्रकार से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाओं को फाइनेंशियल नेटवर्क से जोड़ा गया है। UPI के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन महिलाएं कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करी गई है। मतलब इनको डिजिटल तरीके से कैसे लेन देन करना है, ये सब जानकारी दी जाती है। फिर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का प्रावधान किया गया है 2000 लेटेस्टली यदि 25 की हम बात करें तो, ठीक है। पहले 6.8% हुआ करता था, इसको बढ़ा करके सरकार ने 8.8% कर दी। मतलब पहले टोटल 100 रुपये खर्चा कर रही थी तो उसमें 6 रुपये करती थी महिलाओं के ऊपर, अब 8 रुपये खर्च कर रही है। इस बार 4.5 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के ऊपर खर्चा किए जाएंगे। यूनाइटेड वुमेन भी सरकार के इन प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सुरक्षा की चुनौतियों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सरकार ने 1 स्टॉप सेंटर बनाए हैं। मतलब हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है, 2024 से इसको हम लागू कर दिए हैं ताकि महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा उड़ीसा में ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम चल रहा है, जिससे हिंसा पीड़ित महिलाओं को कॉन्फिडेंशियल और तेज सहायता मिले। मतलब उनकी जानकारी को गोपनीय रखी जाती है। राजस्थान पुलिस एकेडमी और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करें, दोनों लोग हाथ मिला करके चल रहे हैं ताकि पुलिस को महिलाओं के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील बना सके। इसके बाद हम चर्चा करते हैं युवा महिलाओं की भूमिका और लीडरशिप। गवर्नमेंट एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन गति परियोजना महिलाओं को साइंस के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए लाई गई है। G20 टेक इक्विटी प्लेटफार्म, इसके माध्यम से हजारों जो लड़कियां हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ले रही हैं। इसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था, जिसके अंतर्गत 33% लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन देने की यहाँ पर बात करी गई है SC/ST की महिलाओं को। बीजिंग जो डिक्लेरेशन आया है भारत के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रोवाइड करता है। बीजिंग डिक्लेरेशन की 30वीं वर्षगांठ ये बता रही है कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इम्पेरेटिव है। पूरी दुनिया को इसमें काम करने की जरूरत है। भारत सरकार स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लीडरशिप लेकर के आई थी। इसके अलावा लोकल एंड ग्लोबल पार्टनर्स की भी भागीदारी हुई है, तब जाकर के भारत की महिलाएं इतना आगे बढ़ पाई हैं। एंड
यंग वुमेन्स लीडरशिप को प्रोत्साहित करना और सिस्टम बैरियर्स को दूर करना लैंगिक समानता की दिशा में भारत की गति को और भी ज़्यादा तेज कर देगा। ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जो पोस्टें रहती हैं, जैसे डायरेक्टर लेवल की जो पोस्टें हैं, इनमें महिलाएं क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्यों इनकी संख्या इतनी ज़्यादा कम है, आखिर क्या है लोगों की सोच, क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या कंडीशन है दुनिया भर में, इसके ऊपर यहाँ चर्चा की जाती है। मतलब महिलाओं की कॉरपोरेट सेक्टर में भागीदारी और इसे बढ़ाने में आने वाली बाधा और चुनौतियों पर यह आर्टिकल केंद्रित है। खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नीति परिवर्तन और वैश्विक प्रभाव पर इसकी चर्चा करी जाती है। अमेरिका ने यदि कोई कदम उठाया महिलाओं की एंट्री को लेकर के कंपनी में, तो इसका असर कितना ज़्यादा पड़ने वाला है। यहाँ पर हम जो मुख्य पॉइंट देखने वाले हैं उसमें DEI है, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम में अमेरिका ने बदलाव किया है, इसका क्या असर पड़ेगा। भारत सहित अन्य देशों में महिलाओं की कॉर्पोरेट भागीदारी कितनी है, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट में महिलाएं कहाँ तक पहुँच पाई हैं। लीगल सुधारों की भूमिका की भी चर्चा करेंगे। महिलाओं के नेतृत्व में कॉर्पोरेट संगठनों को कितना फायदा मिलेगा, एंड सच्चे बदलाव की परिभाषा और आवश्यक कदम की चर्चा यहाँ पर होने वाली है। DEI, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को अमेरिका में कम किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में संघीय स्तर पर DEI नीतियों में कटौती की घोषणा करी है। इससे महिलाएं और वहाँ के जो अल्पसंख्यक समूह हैं, इनमें अब उनकी भागीदारी थोड़ी कम हो जाएगी। अमेरिका में कॉरपोरेट सेक्टर में 48% महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन DEI कार्यक्रमों की वापसी के कारण वे अपने अधिकारों को खोने के डर में हैं। ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर अन्य देशों में भी महिलाओं के रोजगार और लीडरशिप को कम करेगा। इसलिए ये काफ़ी प्रभावित करने वाला है देश दुनिया को। भारत सहित अन्य देशों में महिलाओं की कॉर्पोरेट हिस्सेदारी कैसी क्या है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। भारत की वर्कर पॉपुलेशन रेशो में यदि हम बात करें तो 35.9% है। मतलब वर्क फोर्स लेबर रेशो की बात करें, कितने पुरुष काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, तो 100 हैं पुरुष तो 35 हैं मात्र महिलाएं। सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट की पोस्ट की बात करें तो ये इनकी संख्या मात्र 12% है। 2024 का ये डेटा है। कंपनियों में महिलाओं को केवल टोकनिज्म, मतलब नाम मात्र की भागीदारी दी जाती है, जिससे रियल में वो लीडरशिप नहीं कर पाती हैं। DEI भले ही एक देश का प्रवेश द्वार है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को वास्तविक शक्ति और निर्णय लेने की भूमिका देने की हमें ज़रूरत है। अब हम चर्चा कर लेते हैं लीगल सुधारों की क्या क्या भूमिका है। भारत में बहुत सारे कानूनी सुधार आए हैं ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं की स्थिति को हम मजबूत कर सकें। 2013 के कंपनी एक्ट की बात करें, इसमें बोला गया कि कुछ विशेष कंपनियों में कम से कम एक महिला डायरेक्टर होना चाहिए। 2015 में क्या हुआ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में बोला कि एक महिला निदेशक होना चाहिए, महिला डायरेक्टर होना चाहिए। इसका क्या असर हुआ, 2011 में NSE 500 कंपनियों में महिला निदेशकों की संख्या 5% थी। 2023 तक ये बढ़ करके 20, मतलब लगभग 18% हो गई। ये तो कानूनी बाध्यता के कारण हुआ ना, लेकिन रियल में तो कोई लोग रखना ही नहीं चाहता है, महिलाओं को समान लीडरशिप दे ही नहीं रहा है। दिक्कत ये हो जाती है। महिलाएं यदि किसी कॉर्पोरेट की लीडर बनती हैं तो क्या फ़ायदा मिलेगा, क्वालिटी लीडरशिप मिलेगी। ठीक है, महिलाएं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को अपनाती हैं, जिससे बेहतर चर्चा और विचार विमर्श होता है।
टैलेंट पूल का विस्तार होगा। महिलाओं की भागीदारी से कंपनियों को बेटर टैलेंट एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं। वहीं यदि हम बात करें ग्रेटर कॉर्पोरेटिव अकाउंटेबिलिटी, महिलाओं का नेतृत्व कंपनियों की मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है। ग्रेटर सोसाइटियल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, महिलाएं स्टेक होल्डर के प्रति ना ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेटर योगदान भी देती हैं। CSR जो होता है, जैसे ये महिला किसी कंपनी में काम कर रही है, सरकार बोलती है कंपनी को कि कुछ रुपया पैसा आप गरीबों के लिए भी खर्चा करें, 2% खर्चा करें। महिला ज़्यादा इस चीज़ को मानती है, पुरुष लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो बदलाव हो रहा है वो वाकई में रियल में होना चाहिए। केवल महिलाओं की संख्या बढ़ाने से चीज़ खत्म नहीं हो जाएंगी। असली बदलाव तो तब होगा जब महिलाएं वास्तविक शक्ति और निर्णय लेने की भूमिकाओं में हों। तो रियल में यदि चेंजेस चाहिए तो हमें क्या काम करना है? महिलाओं को C-suite पदों, मतलब CEO, CFO, COO आदि और KMP की मैनेजरियल पर्सनल की भूमिकाओं में रखना पड़ेगा हमको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो स्वतंत्र महिला निदेशक हैं, और बोर्ड की जो प्रमुख पोस्ट होती है वो महिलाओं को देना पड़ेगा। महिला कर्मचारियों को उनके पुरुषों के समकक्ष आपको पे भी देना पड़ेगा, पे पैरिटी होना चाहिए। महिलाओं की नियुक्ति सिर्फ DEI कोटा टोकनिज्म के नहीं होना चाहिए कि दिखावा के लिए कर दिए हैं, कानून कह रहा है इसलिए कर दिए हैं, बल्कि उनकी काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भाई देखिए, महिलाओं की कॉर्पोरेट क्षेत्र में भागीदारी केवल नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए। उनकी वास्तविक भागीदारी, लीडर की भूमिका और निर्णय लेने की क्षमता को हमें बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में DEI प्रोग्राम को कम किए जाने का जो प्रभाव है वो वर्ल्ड लेवल पर फैलेगा। भारत जैसे देशों में कानून में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी महिलाओं की भागीदारी बड़ी बड़ी पोस्ट तक नहीं हो पाई है। कंपनियों को ये समझना चाहिए कि भाई महिलाओं को लीडर में लाने से उनका आर्थिक प्रदर्शन, समाज में उनकी जो कहना चाहिए बड़ाई है वो और भी ज़्यादा होगी। लास्ट में हम ये कह सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी केवल एक टोकन की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पास असली पावर दीजिए। महिला सशक्तिकरण केवल राजनीतिक या सोशल का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि असली बदलाव लाने के लिए लगातार आप प्रयास करते रहें।